वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। देखिए फ्रेंड्स, मेरी तबीयत खराब रहने के कारण मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहा था फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या तो फ्रेंड्स बिहार पुलिस में जो ड्राइवर का बहाली आया हुआ फ्रेंड्स उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए फ्रेंड्स। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम तक आपकी अच्छी तैयारी न कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रत्येक वीडियो को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, और हर एक प्रश्न को आपको याद करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो मैं प्रश्नों का जो संग्रह कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बुक से नहीं करा रहा हूँ फ्रेंड्स, कम से कम 8 से 10 बुक से प्रश्न को लेता हूँ फ्रेंड्स। और हम लोग को वीडियो बनाते बनाते कुछ आइडिया हो गया फ्रेंड्स कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स मेरा हर एक वीडियो का हर एक प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, सभी प्रश्न को अभी याद करते चलिए। इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो इसका मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो पीडीएफ के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स। देखिए इसका एक भी प्रश्न को स्किप ना करेंगे फ्रेंड्स। अगर एक भी प्रश्न नहीं याद करते हैं फ्रेंड्स, तो ये फिर आपकी गलती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी गारंटी नहीं होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि हर एक प्रश्न को याद करते चलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सभी है। देखिए पहला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे तथा कितने दिन तक कार्य करेगा तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त माना जाएगा। तो देखिए कोई भी व्यक्ति प्रत्येक दिन 8 घंटे के साथ 273 दिन तक कार्य करता है फ्रेंड्स, तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त माना जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है विकसित देशों में। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, सभी को आपको याद कर लेना है। चौथा प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको ये मथुरा में पड़ता है। मथुरा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर 5 को देखें कि केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो आपका केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में अवस्थित है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है प्रसिद्ध लौह अयस्क खान केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो केंद्रमुख है फ्रेंड्स आपका कर्नाटका में पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे के लिए गए थे। इसमें देखिए बहुत सारा सवाल बन रहा है फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं इसको डिस्क्राइब करके आपको बताता हूं। पहला सवाल बन रहा है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो 1893 ईस्वी में गए थे। और किसके मुकदमे के लिए गए थे? तो अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए गए थे। किसके? अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। इसके बाद पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, वहाँ सक्रिय रहे थे। तो महात्मा गांधी 1893 में गए थे फ्रेंड्स, 1915 में भारत आए थे, अर्थात वो 21 वर्ष है जो आपको सक्रिय रहे थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। अब पूछा जाता है प्रश्न फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी है जो वहाँ से साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक फ्रेंड्स, इससे और एक प्रश्न बनता है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो सभी ये जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सबको जरूर याद रखें। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। सवाल था महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे के लिए थे। तो अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए गए थे, वहाँ 21 वर्ष रहे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 8 है भारत का कौन सा राज्य अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए अबरख के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा टीन आपका छत्तीसगढ़ में होता है। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए भारत में जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है तो सबसे ज्यादा किससे होता है फ्रेंड्स? तो तापीय से होता है। उसके बाद दूसरा स्थान पे आपका जल से होता है, जलीय होता है। तीसरा स्थान में आपका वायु से होता है, और चौथा स्थान में है जो आपको आणविक है। प्रश्न एक बार फिर से सुने कि भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा ताप से होता है, उसके बाद जल से, उसके बाद वायु से, उसके बाद आणविक से। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है।
इसमें टोटल हम लोग 100 प्रश्न को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सबको आपको याद करते चलना है फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपना वेबसाइट पर दे दूंगा फ्रेंड्स, तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 11 है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका गुजरात में होता है। अग्रणी राज्य कौन सा है पेट्रोलियम उत्पादन में? तो गुजरात है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज, नाम सुनेंगे आप लोग फ्रेंड्स, लूनेज है जो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, लूनेज है जो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पेट्रोल के उत्पादन से संबंधित है और किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है जो तमिलनाडु है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इसमें बहुत मेहनत किया है तो ये वीडियो बना है फ्रेंड्स, इसलिए सभी प्रश्न को आप जरूर याद करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर दोस्तों में जरूर करिएगा। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? तो कितना है फ्रेंड्स? तो आपका यहाँ पर देखिए पॉइंट छूट गया, 17.4% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? तो 17.4% है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए इसी टाइप का प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए टीवी रिमोट आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 16 है, ध्वनि का तारत्व जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स, किस कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? बहुत ही टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न को जरूर आपको याद करना है फ्रेंड्स। ये सब प्रश्न को नज़रअंदाज करिएगा फ्रेंड्स तो आपका एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं होगी, इसलिए ये सब प्रश्न एकदम याद कर ले फ्रेंड्स, माइंड में फिट कर लीजिए। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आपका 8वें पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप फ्रेंड्स आपका ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सवाल नंबर 19 है फ्रेंड्स आपका कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए रेडियो सक्रियता की माप है जो गेगर काउंटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गेगर काउंटर के द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो थोरियम को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो थोरियम को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि स्टार्च किसका उदाहरण है? तो देखिए स्टार्च है जो आपको पॉलीमर का उदाहरण है। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का उदाहरण है। सवाल नंबर 22 को देखिए, सवाल नंबर 22 है, कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार आईजी मान ने किया था। किसने? आईजी मान ने किया था। अगला सवाल है, रेशम जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिल्क, इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो रेशम जो सिल्क है वो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। सवाल नंबर 24 को देखें कि साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जो साबुन सौंफ बनता है फ्रेंड्स उसमें वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए हरा कशिश का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स फेरस सल्फेट कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स, चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स देने वाले हैं तो ये सब प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपको आइटम तथा दाब के। यहाँ देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आयतन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? आयतन। ठीक है, आयतन तथा दाब के। सवाल एक बार से फिर से सुने कि चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो आयतन तथा दाब के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 27 को देखें, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है सीएनजी का? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सवाल नंबर 28 को देखिए, 1857 की क्रांति के सूत्रधार मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए 1857 के जो सूत्रधार मंगल पांडे थे वो आपका 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। सवाल नंबर 29 को देखें,
वर्ष 1957 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था, यानी चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक था। फ्रेंड्स 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस संग्राम का, जिसे क्या कहते थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो उसका प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। क्या असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? असम में 1857 का जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, तो असम से किसने नेतृत्व किए थे, यही पूछा जा रहा है। तो दीवान मनीराम दत्त। याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि असम में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। अगला सवाल है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो देखिए बख्त खां को नियुक्त किया था। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, तो जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो बख्त खां को नियुक्त किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पील आयोग का गठन किया गया था। सवाल एक बार फिर से सुने, ये सब सवाल को फ्रेंड्स आपको माइंड में फिट कर लेना है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? कौन सा शायर था जो अंग्रेजों को आलोचना किया था 1857 के विद्रोह में? तो आप मिर्जा गालिब। किसने किया था फ्रेंड्स? तो मिर्जा गालिब ने किया था। अगला सवाल है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए मुगल सम्राट द्वारा अगर जो पूछा जाए कि स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। अगला सवाल है बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो बंगाल का कौन सा गवर्नर था जो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की था? तो उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? अली वर्दी खान ने किया था। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? डेट के साथ याद रखना है फ्रेंड्स। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल है प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? जब 1757 ईस्वी को प्लासी युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसके पश्चात है जो बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो सवाल है बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मोनरो था। अब देखिए ये भी प्रश्न याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, पूछा जा सकता है। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि बक्सर की लड़ाई जो 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी किनके बीच में हुई थी? तो एक साइड में आपका मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था फ्रेंड्स, और दूसरा में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो किनके बीच? आपका कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ सवाल था बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश के सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मोनरो था। साथ में ये भी नोट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो इलाहाबाद की संधि के बाद ऐसा हुआ था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि से। अगला सवाल है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? देखिए ये भी एक प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है फ्रेंड्स कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। सवाल नंबर 41 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 41 है 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? इसमें दो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रथम तो फ्रेंड्स आपका कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी। और इस युद्ध में आपको हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने। अर्थात 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा की लड़ाई किनके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। हराया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है फ्रेंड्स।
अगला सवाल को देखते हैं कि किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। देखिए ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए बिलग्राम का युद्ध को ही कनौज का युद्ध कहा जाता है। तो सवाल है कि किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। तो बिलग्राम यानी कनौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, इसी लड़ाई के बाद में हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में, ये भी याद रखें। 43 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो मुगल सम्राट आपका जो हुमायूं है, इसकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स आपका पुस्तकालय, जिसका नाम क्या था, दिन ए पनाह से गिरने के कारण। दिन ए पनाह पुस्तकालय, दिन ए पनाह उसका जो सीढ़ी थी फ्रेंड्स, वहां से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सवाल नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा यही, पुस्तकालय दिन ए पनाह से गिरने के कारण। सवाल नंबर 44 को देखें, ऐसे पौधों का उदाहरण कौन है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते। देखिए तो चीड़ का वृक्ष क्या होता है फ्रेंड्स, बीज तो लाता है लेकिन फल नहीं देता है। तो ऐसे पौधे का उदाहरण कौन है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते। तो इसका आंसर हो जाएगा चीड़ का वृक्ष। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी भारत में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है। तो आपका हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में किस राज्य में सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है, तो हरियाणा राज्य में। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं कि सिख मैन ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है। देखिए इसका हिंदी इस तरह से भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, देखिए इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो सभी कोई बताते हैं तुर्की को। लेकिन फ्रेंड्स इसी तरह से अगर उलट करके पूछा जाए तो कभी कभी क्या एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज पूछे फ्रेंड्स या सिख मैन ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। सवाल नंबर 47 को देखिए, हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचनाओं में सबसे पुरानी कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचनाओं में सबसे पुरानी कौन है, तो ठुमरी है जो सबसे पुरानी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया था। तो भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था पंतनगर में। ये पंतनगर है जो फ्रेंड्स आपका फिलहाल कहाँ, उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन जब 1960 ईस्वी में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उत्तर प्रदेश का बंटवारा के बाद उत्तराखंड राज्य बना है, तो अभी पंतनगर है कहाँ, आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो सवाल याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया था, तो पंतनगर में, जो फिलहाल कहाँ है आपका उत्तराखंड में। अब कब किया गया था, तो 1960 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूजन होता है। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है फ्रेंड्स, दूसरा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर पूछा जाए तो आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। तो दोनों याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान से याद रखें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान आपका फरीदाबाद में स्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं। सवाल नंबर 53 है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार निशाने ए पाकिस्तान पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है फ्रेंड्स, सिविलियन पुरस्कार का नाम क्या है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार का नाम है निशाने ए पाकिस्तान। तो इसके पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। अगला सवाल है कि आनंद डेयरी फार्म भारत के किस राज्य में स्थित है, आपका गुजरात राज्य में आनंद डेयरी फार्म पड़ता है। अगला सवाल है ए टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। कौन, चार्ल्स डिकेंस। सवाल नंबर 56 को देखिए, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स।
जैसा कि आप लोग को पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम कौन थे भारत में फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा OM नामीबिया। कब मिला था इन्हें? तो 1985 में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? तो OM नामीबिया। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 58 को देखिए, भारत के प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन है? तो पहला भारत के प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर का नाम आपका अंजलि राजगोपाल है। क्या नाम है? अंजलि राजगोपाल। अगला सवाल है, श्री बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो देखिए श्री बजरंग पूनिया जो आपका कुश्ती से संबंधित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि आधुनिक लॉन टेनिस खेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल का विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं, क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 71.12 सेंटीमीटर होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये 100 प्रश्न में आपको सभी विषय से प्रश्न शामिल किया गया है, इसलिए फ्रेंड्स यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। अब वीडियो देखने से आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 62 को देखें। डिजिटल शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। अगला सवाल है कंप्यूटर से फ्रेंड्स, कंप्यूटर के स्मृति का मापन किस यंत्र में किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो स्मृति होते हैं, मेमोरी होती है, उसको बिट्स के द्वारा मापा जाता है। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्या वाहिनी परियोजना किस से संबंधित है? तो देखिए विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। ये सब प्रश्न को फ्रेंड्स बिल्कुल याद रखना है, नज़रअंदाज नहीं करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको धोखा होगा फिर। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्या वाहिनी परियोजना किस से संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? कंप्यूटर से संबंधित है कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जाता है? तो 30 दिन तक रखा जाता है। अगला सवाल है दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो दांडेकर रथ फार्मूला जो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी का है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी पाया जाता है फ्रेंड, वो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संरचनात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी का है? तो संरचनात्मक प्रकार की है। अगला सवाल को देखते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था, 1952 में। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है कि अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो देखिए अत्यधिक कुपोषण के कारण आपको मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है फ्रेंड्स, गरीबी क्षमताओं का अभाव, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था गरीबी है जो क्षमताओं का अभाव है। अगला सवाल, निर्धनता उन्मूलन के लिए विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए निर्धनता उन्मूलन के लिए इसमें 2 सवाल बनता है। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम आरंभ किस लिए किया गया था? तो निर्धनता उन्मूलन के लिए। कब किया गया था? तो 1982 में। याद रखिए फ्रेंड्स 1982 में ही आपका नाबार्ड की भी स्थापना हुआ था। तो ये भी सवाल को याद रखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था, और उसी समय विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। अगला सवाल को देखते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? टॉप मोस्ट BBI सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है। और ये सुरेंद्र कुमार डे थे जो फ्रेंड्स भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज्य मंत्री थे। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज्य मंत्री कौन थे? सुरेंद्र कुमार डे थे। सवाल नंबर 73 को देखिए फ्रेंड्स कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए आपका केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर जो पूछा जाए आपको सांसद में, तो सांसद में आपको संसद में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो उसमें आपका लोकसभा में होता है। ठीक है, लेकिन राज्य स्तर पर विधानमंडल में पूछा जाए तो आपको विधानसभा में, और वहाँ हो जाएगा आपको लोकसभा में।
तो धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो आपको प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। जैसा कि सबसे आपको पता है फ्रेंड्स कि केरल है जो शिक्षा के मामले में अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो सवाल है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में होगा? तो केरल में ही होगा, याद रखिएगा केरल में। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से लद्दाख है जो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए सवाल नंबर 79 को देखते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार है जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब बने थे फ्रेंड्स? तो 4 जून 2009 से लेकर करके 4 जून 2014 तक मीरा कुमार है जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो तालचेर है आपका ओडिशा में पड़ता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मानव द्वारा श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, यानी मानव कितना श्रव्य कितना से कितना तरंग को सुन सकता है? ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है जो श्रव्य तरंग होता है, यानी इतना तरंग को मानव सुन सकता है, इसे श्रव्य तरंग भी कहा जाता है। याद रखिए कितना 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अगला सवाल है फ्रेंड्स अगला सवाल आपका है कि भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइड उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य है? तो देखिए भारत में मुख्य रूप से बॉक्साइड आपको उड़ीसा और गुजरात में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल ये है भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइड उत्पादक क्रमशः कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा और गुजरात। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी को किसने भिखारियों का राजा कहा था? तो महात्मा गांधी को किसने कहा था भिखारियों का राजा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें एक भी प्रश्न है जो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जिसे आप स्किप कर सकते हैं या तो उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी को जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। अगला सवाल है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। अगला सवाल है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था फ्रेंड्स, कब किया था? तो 1828 ईस्वी में कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो वही प्रश्न है फ्रेंड्स कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो आपको ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में। अगला सवाल 90 नंबर की विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर की विधवा पुनर्विवाह। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में किस वर्ष की गई थी? इसमें 3 सवाल बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ किया था? तो कोलकाता में। कब किया था? तो 1897 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। तीनों को जरूर याद रखिएगा। फिर से सुनिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। कब? 1897 में। अगला सवाल को देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसमें भी 3 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। देखिए कोशिश मेरा यही रहता है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। देखिए इसमें पहला प्रश्न बन रहा है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। और 21 वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1780 में। किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स आंगस्टस हिक्की के द्वारा
प्रकाशित किया गया था। तो 3 सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो द बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी में। और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स 93 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से हुआ था। देखिए फ्रेंड्स मैकाले था जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। इसी के स्मरण पत्र पर लॉर्ड माउंटबेटन है जो आपको भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। अगला सवाल है किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक सवाल और बनता है कि वुड डिस्पैच कब हुआ था फ्रेंड्स, लागू हुआ था? तो 1854 में। कब आया था? तो 1854। डेट भी जरूर याद रखिएगा। और ये सवाल तो बिल्कुल याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच 1854। अगला सवाल को देखते हैं 95 को देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा से संबंधित प्रमुख सैडलर आयोग। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा। कब आया था, पारित हुआ था? तो 1917 में। ये भी याद रखिएगा। तो सवाल है शिक्षा से संबंधित प्रमुख सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में लाई गई थी? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लाई गई थी। अगला सवाल है जुते हुए खेतों का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है हुआ है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला सवाल को देखते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के आपका जो महाभाष्य से आपको शुंग वंश का बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित है। 99 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसे हम लोग थायमिन कहते हैं, यानी B1 का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? आपका थायमिन है। तो अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन। अगला सवाल लास्ट सवाल है फ्रेंड्स इस वीडियो का आपका कि डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा फ्रेंड्स। उसी तरह से स्तनपायी, सरीसृपी इस तरह से दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा डॉल्फिन आपका है जो स्तनपायी इनके वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं प्रत्येक दिन आपको 100 प्रश्न का वन लाइनर टॉप मोस्ट VVI प्रश्न फ्रेंड्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। देखिए आपके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका देखिए फ्रेंड्स एक मेरा वेबसाइट है फ्रेंड्स जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब वेबसाइट पे अभी काम चालू है। उसमें फ्रेंड्स जितना भी मैं ये सब जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स इस सभी का जो PDF उसी पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। आप वहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अवश्य पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।